तो अब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, है ना, उनको एक एक करके खत्म करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिख लो, एओडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एओडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, function has a point of inflection at x equal to a if concavity changes about changes about that point. If concavity changes about that point. ठीक है, ठीक। अब जैसे एग्जांपल, डाउनवर्ड अपवर्ड, इस पॉइंट के अराउंड कॉन्केविटी चेंज हो रही है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ठीक है, अब ये देखो जरा, ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, ये समझ आ रहा है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है। बट एक चीज देख रहे हो, ये स्मूथ कर्व है, ये स्मूथ कर्व नहीं है, राइट। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, राइट, वो हमारा डिफरेंशियल नॉन डिफरेंशियल फंक्शन दोनों के लिए हो सकता है, इसका डेरिवेटिव के साथ कोई लेना देना नहीं, ये समझे। बट हाँ, अगर डिफरेंशियल फंक्शन है तो इसकी कंडीशन एक बन के आ जाएगी, वो बात अलग है। जैसे हमारा मैक्सिमम मिनिमम का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया था, अब जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, उसका डेफिनेशन में डेरिवेटिव नहीं आता ना, वो तो हमने डेरिवेटिव, अगर डिफरेंशियल फंक्शन है तो डेरिवेटिव की कंडीशन बना ली है, बट अदरवाइज तो नहीं आता ना, वही चीज इधर है, राइट। तो ये तीनों नोट करो इसी पॉइंट के अंदर, तीनों जल्दी। ठीक है, फॉर अ डिफरेंशियबल फंक्शन, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में लिखना है, फॉर अ डिफरेंशियबल फंक्शन, फॉर अ डिफरेंशियबल फंक्शन, point of inflection will be, point of inflection will be local maxima or local minima, local maxima or local minima, bracket point of extrema, local maxima or local minima, bracket point of extrema, मतलब जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। ठीक है, ऑफ स्लोप ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, sorry, for a differentiable function y equal to f of x, point of inflection will be local maxima or local minima of slope of the function, exist नहीं लिखेंगे, of slope of the function। ठीक है, बेसिकली स्लोप जो होती है, राइट, वहां पे स्लोप किस तरीके से चेंज कर रही है, राइट। पहली बात तो देखो, डबल डेरिवेटिव है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप के चेंज करने का रेट क्या है,
ये समझे ना? तो अगर स्लोप बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही फिर वापस नीचे जानी शुरू होगी, तो उस पॉइंट पे क्या हम बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर भी देखो क्या हो क्या रहा है, राइट? यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाँ है ना? लेकिन स्लोप का भी अगर तुम देखोगे तो स्लोप की भी वैल्यू जो यहाँ पे आएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी, या तो मैक्सिमा आएगी या तो मिनिमा आएगी। ठीक है, मैं इस चीज का करके दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो जैसे ये वाला है, राइट? अब ये वाली चीज है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट की मैं बात करूं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो स्लोप क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? एंगल जो है, राइट, एंगल कम होता जाए, एक्यूट एंगल है, एंगल और कम हो गया, एंगल और कम हो गया, तो एंगल क्या हो रहा है? 90 से 0 की तरफ जा रहा है, एक्यूट एंगल 90 से 0 की तरफ जा रहा है, तो टेन की वैल्यू कम होगी। अगर एंगल की वैल्यू कम हो रही है तो टेन की वैल्यू कम होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, राइट? तो बेसिकली स्लोप डिक्रीजेस। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या हो रहा है? वाई डैश डिक्रीजेस, हाँ या ना? ये समझे? अब इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करूं, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 90 से शुरू होकर एंगल बढ़ता 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 180 की तरफ गया, तो यहाँ पे एंगल जा रहा है 90 टू 180। अब टेन की वैल्यू क्या होती है? 90 टू 180 जाएगा तो टेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना? माइनस इन्फिनिटी टू 0 की तरफ जा रही है, तो टेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट? तो टेन की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब डेरिवेटिव इंक्रीज होना, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वाई डैश इंक्रीजेस, हाँ या ना? तो देखो वाई डैश पहले डिक्रीज कर रहा था इधर, वाई डैश फिर इंक्रीज किया, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे वाई डैश का क्या आएगा? मिनिमम, राइट? वाई डैश का मिनिमम आएगा, तो वाई डैश का मिनिमम आने का मतलब क्या है? कि वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वाई डैश डिक्रीज कर रहा है, फिर वाई डैश इंक्रीज किया, तो वाई डैश का तो मिनिमम आया ना, वाई डैश का तो मिनिमम आया, बट मैक्सिमम आया या मिनिमम आया फर्क नहीं पड़ता, बट दैट विल एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये चीज थी हमारी, ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. हाँ, हाँ, ये डिफरेंशियल है, ये नॉन डिफरेंशियल है, बट ये वाली जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो अभी हमने बोला है कि फॉर ए डिफरेंशियल फंक्शन पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, अच्छा लेकिन अब ये भी है ना कि जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, राइट, वो नॉन डिफरेंशिएबल का भी तो कर ही सकते हो, उसमें कोई लेना देना है नहीं, तो जी उसके लिए इसके लिए भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके लिए भी मैक्सिमम मिनिमम हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हाँ, बट वो कंटिन्यूस नहीं होगा, और कुछ नहीं, कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना? कि देखो ये वैल्यू कम होते 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 जिस पॉइंट पे पहुंची, जरूरी नहीं कि ये वाली वैल्यू जो है वहीं से शुरू हो, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो डेरिवेटिव यहाँ पे कंटिन्यूस ही नहीं होगा, इसलिए, बट आएगा तो सही हमारा मिनिमम। चले आगे, श्योर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आया? ठीक, अच्छा। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब कंटिन्यूस वाला पार्ट है, तो अब ठीक है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, y डबल डैश इज जीरो, y डबल डैश इज जीरो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है? इसके अंदर y डबल डैश क्या होगा हमारा? जीरो होगा, क्योंकि वहां पे कनकेविटी उसकी चेंज हो रही है, राइट? पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, बीच में जीरो आएगा ही आएगा, बात करें, क्लियर हुआ जे? श्योर? कनकेविटी वहां पे चेंज हो रही है, ठीक है, y डबल डेरिवेटिव वहां पे जीरो होगा, तो ये उसका तरीका आ गया निकालने का, क्लियर है? अच्छा, सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू देखा था कैसे चेंज कर रही है, तो वहां पे डबल डेरिवेटिव का मिनिमम आएगा। अच्छा, आगे लिखो रोल्स थ्योरम।
सेकेंड पॉइंट, ठीक है, देखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, let f of x is continuous function in a comma b close bracket and is differentiable in a comma b open bracket and also f of a is equal to f of b. Then there exists at least one c that belongs to a comma b such that f dash c is equal to 0. Then there exists at least one c that belongs to a comma b open bracket such that f dash c is equal to 0. देखो इस क्वेश्चन के अंदर तीन कंडीशन हमारी यूज हुई, ठीक है, ये समझ लो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तीन कंडीशंस हैं जो हमारी इस स्टेटमेंट के अंदर यूज हुई है। पहला, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा, जिस पॉइंट से शुरू और जिस पॉइंट पे खत्म हुआ उन दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ये क्लियर हुआ, राइट? तो ए पे जो आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ ए एंड बी पे जो आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ बी, ये सेम होना चाहिए। अब देखो यहां से यहां तक फंक्शन अगर जा रहा है, कंटिन्यूअस है, स्मूथ है, राइट, कंटिन्यूअस है, स्मूथ है। अब यार देखो, अगर मैं बिल्कुल बेसिक केस लेके जाऊं, या तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में चला गया, राइट, या तो ये ऊपर गया फिर नीचे आया, क्योंकि स्मूथ है तो स्मूथली नीचे आएगा, राइट, या फिर नीचे गया फिर ऊपर आ गया, क्योंकि वापस तो उसको उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा, उसी हाइट पे उसको वापस आना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर ए बी, दो तीन टर्न खा के आया वापस। ये समझ में आया? अब अगर मैं इसकी बात करूं, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा आ रहा है जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब वहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, ऐसे ये चीज, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो, इसके तो दो पॉइंट आ जाएंगे, तो कम से कम एक पॉइंट तो आ गया जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, और इसके तो हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड ए पे एंड बी पे जिस इंटरवल की बात हो रही है उस पे अगर उसका आउटपुट सेम है, तो यस कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ये चीज क्लियर हुई? ये ग्राफ होना ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. आगे इसके अंदर लिखो स्टार मार्क करके, इन रोल्स थ्योरम we comment on roots of f dash x. We comment on roots of f dash x while conditions, we comment on roots of f dash x while conditions are satisfied by f of x. ये समझ में आया?
फंक्शंस अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कंटिन्यूअस, डिफरेंशियल, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो किसके रूट्स की हम बात कर रहे हैं? उसके डेरिवेटिव के रूट्स की बात कर रहे हैं कि उसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट होगा ही होगा, हाँ या ना? यही हम बोल रहे हैं। तो कंडीशन फंक्शन पे सेटिस्फाई हो रही है, किसके रूट्स की बात हो रही है? डेरिवेटिव के रूट्स की, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो जरा, तो कंडीशंस एंड जो रिजल्ट है या इंटरप्रिटेशन बोल लो, तो कंडीशंस अगर एफ ऑफ एक्स के ऊपर है तो रिजल्ट किसके ऊपर आ रहा है? एफ डैश एक्स के ऊपर, एफ डैश एक्स के रूट्स की बात हो रही है। अब अगर हमें रिजल्ट एफ ऑफ एक्स के ऊपर चाहिए तो कंडीशन देखो, इसका इंटीग्रेशन करोगे ये आएगा, हाँ या ना? तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन करोगे, जो चीज आएगी उसके ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो जाके मैं एफ ऑफ एक्स के रूट्स की बात कर सकता हूं। ये समझ में आया? तो कंडीशन अब किस पे सेटिस्फाई होनी चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो इसके ऊपर अगर मैं कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया तो मैं किसके रूट्स की बात कर सकता हूं? एफ ऑफ एक्स के रूट्स की बात कर सकता हूं। ये समझ में आ रहा है? पक्का? अब एग्जांपल, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो, मुझे नहीं समझ आया। रीत, मैं ये बोल रहा हूं कि कंडीशन हमारी एफ ऑफ एक्स के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। यस सर। अब ये तीन कंडीशन अगर बच्चे सेटिस्फाई होती हैं तो हम किसकी बात करते हैं? किसके रूट्स की बात कर रहे हैं? एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करता है, यस सर। तो मतलब हम डेरिवेटिव के रूट की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? तो यस सर। कंडीशन एफ ऑफ एक्स के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है रूट्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है फाइनल, वो किसका आ रहा है? एफ डैश एक्स का। डेरिवेटिव। अब अगर हमें चाहिए कि हम किसके रूट्स की बात करें? एफ ऑफ एक्स की, तो कंडीशन किसके ऊपर सेटिस्फाई होनी चाहिए? इसके इंटीग्रेशन के ऊपर सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओके सर। क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो एफ ऑफ एक्स आएगा ना। अब इसके ऊपर अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट होगा, और इसका डेरिवेटिव मेरा एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट होगा ही होगा। यस सर। ये समझे? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, ये गिवन अपने को एबीसी में कंडीशन, ठीक है। देन प्रूव करना कि ये जो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका कम से कम एक रूट होगा 0 to 1 के बीच में। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या किया? इसका इंटीग्रेशन किया, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लेके जा रहे हैं इसके अंदर, ये अपनी चॉइस है कि हम कौन सा फंक्शन इंटीग्रेशन का लेके जा रहे हैं। क्या आ जाएगा? ax क्यूब बाय 3 bx स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये आ गया मेरा एफ ऑफ एक्स, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, किस इंटरवल की बात हो रही है? 0 to 1। तो मैंने पहले एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 0 निकाला, क्या आ गया? एफ ऑफ 0 0 0 0। अच्छा, व्हाट अबाउट एफ ऑफ बी? एफ ऑफ बी क्या है मेरा? 1। एफ ऑफ 1 निकाला, एफ ऑफ 1 क्या आ गया मेरा? a बाय 3 प्लस बी बाय 2 प्लस एलसीएम लिया तो 6। इधर क्या आ जाएगा? 2a प्लस 3b प्लस, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0। तो ये भी क्या आ गया? अब देखो, ये जो फंक्शन आया इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो अब अगर ये एफ ऑफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, जो कि गिवन वाली जिसका रूट्स की बात करनी है, तो उसका इंटीग्रेशन करके आया, राइट? अब ये वाला फंक्शन अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एंड इसकी एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे वैल्यू क्या है? सेम, तो भैया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे वैल्यू अगर सेम है तो एफ ए टू बी के बीच में कम से कम इसका एक रूट, इसके डेरिवेटिव का एक रूट तो आएगा आएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करके ये आया,
तो इसका डेरिवेटिव क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कम से कम एक रूट होगा ही होगा। तो देयरफॉर एट लीस्ट वन रूट ऑफ f dash x, that is ax square plus bx plus c, must exist between 0 to 1। ये क्लियर हुआ एग्जांपल? श्योर? हाँ जी। इंटरवल देंगे वो, किस इंटरवल में होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी आया हुआ ऑब्जेक्टिव में, ऐसी बात नहीं है, इंटरवल के अंदर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। ये नोट करो, चले, ठीक है। अब इसी के अंदर एक स्टार पॉइंट, स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखो रोल्स थ्योरम के अंदर। For any polynomial function, for any polynomial function, for any polynomial function between any two roots, between any two roots, there exists at least one root of f dash x। There exists at least one root of f dash x। ठीक है, ये कैसे? देखो, फंक्शन के रूट का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी वहां पे, जीरो, आउटपुट जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस को कट या टच करके जाएगा। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, मान लो ये पॉलिनोमियल है ऐसा, तो ए बी एंड सी, अब ए एंड बी रूट है, राइट? अच्छा, होने को तो ऐसा भी हो सकता है, चलो एक काम करो, इसको ऐसे लेके जाओ, ये सी। तो देखो ए एंड बी रूट है, उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट आ रहा है जहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। बी एंड सी रूट है, उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट आ रहा है जहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो यही हमने बोला कि जो भैया हमारा रूट है, राइट, फंक्शन के अगर दो रूट्स है हमारे पास, तो उन दोनों रूट्स के बीच में कम से कम एक पॉइंट तो आएगा जहां पे उसके फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होगा, बात खत्म। हाँ है ना? श्योर? अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, इसके फंक्शन के रूट्स कितने हैं, एन, हाँ है ना? तीन रूट्स थे ना, एग्जाम्पल 3 रूट्स हैं, इन जनरल एन हो गया, हाँ है ना? तो एफ डैश एक्स की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में कम से कम एक आएगा, इन दोनों के बीच में कम से कम एक आएगा, हाँ है ना? तो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एटलीस्ट 2 रूट्स, एग्जैक्टली कितने आएंगे वो फंक्शन का बिहेवियर ही बताएगा मेरे को। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि फंक्शन के अगर 3 रूट्स हैं, उसके डेरिवेटिव के कम से कम 2 रूट होंगे, हाँ या ना? तो कहने से कि एफ डैश एक्स के जो रूट्स होंगे वो एटलीस्ट n-1 होंगे। तो अगर फंक्शन के रूट्स n है, तो भैया उसके डेरिवेटिव के कम से कम एटलीस्ट n-1 रूट्स होंगे, एक कम एटलीस्ट, अदरवाइज उससे ज्यादा होंगे। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? ये नहीं, ये हाँ था ना था ना था, मैं दोबारा बताता हूं, ठीक है? पहले बाकी ये नोट कर लो, ग्राफ के साथ ये सारी चीज देखो। नव्या, यहाँ पे फंक्शन के 3 रूट्स हैं, राइट? फंक्शन के 3 रूट्स हैं, उसके डेरिवेटिव, अब देखो ए एंड बी के बीच में डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट आएगा। एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं वो बात नहीं है, कम से कम कितना आएगा, कम से कम एक तो आएगा। ऐसे बी एंड सी के बीच में कम से कम एक आएगा, तो टोटल कम से कम एक, तो दोनों मिला के कम से कम कितने हो गए, 2, एटलीस्ट 2 रूट्स। तो 3 है तो डेरिवेटिव के कम से कम 2 रूट्स होंगे। तो फंक्शन के अगर n रूट्स हैं, तो डेरिवेटिव के कम से कम n-1 रूट्स होंगे। ये हम बात कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये?
Yes, sir. ठीक है, ये नोट करो। अब अगला पॉइंट है इसकी नेक्स्ट थ्योरम, एलएमवीटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था आज का, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दूसरा किया था रोल थ्योरम। तीसरा अब आ रहा है एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जो रोल्स थ्योरम है ना, वो इसका स्पेशल केस है बाय द वे। ये ज्यादा, ये इन जनरल थ्योरम है हमारा। रोल्स थ्योरम जो अभी हमने किया वो इसका स्पेशल केस है। ठीक है, वो सब कुछ इसके अंडर कवर अप हो जाएगा। करें, ठीक। अब देखो, दो पॉइंट इसके सेम है। पहला कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए एंड बी के बीच में, राइट। थर्ड पॉइंट नहीं है इसके अंदर। ए और बी पे यहाँ पे आउटपुट सेम हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। मतलब इन जनरल हम क्या लेके जाएंगे, डिफरेंट। अब ये क्या बोलता है कि अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है ए टू बी के बीच में एंड डिफरेंशिएबल है ए टू बी के बीच में, देन कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे जो डेरिवेटिव है वो इसके बराबर होगा। एफ डैश सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, ध्यान से मान लो ये ए है, ये बी है। ए पे आउटपुट ये आ रहा है, बी पे आउटपुट ये आ रहा है, ये वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कोमा एफ ऑफ ए, एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी कोमा एफ ऑफ बी, राइट। मान लो ये फंक्शन है, कैसा भी हो सकता है, राइट, रैंडमली कैसा भी हो सकता है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ये मेरा एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, जहां पे फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो ए एंड बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे ये स्टेटमेंट जो है, ये कंडीशन जो है, ये ट्रू होगी। कौन सी कंडीशन है, एफ डैश सी दैट वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब ये कंडीशन है क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसके अंदर देखो किसका स्लोप, इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आ रही है, लाइन टेंजेंट नहीं, लाइन। ध्यान से देखो, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई पे डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो बेसिकली वो यही बोल रहा है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो डेरिवेटिव है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन का स्लोप आएगा उसके बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, यस, एक पॉइंट आ रहा है जहां पे जो लाइन, इस पॉइंट पे अब जो डेरिवेटिव आएगा वो फिर इन दोनों को ज्वाइन करके जो स्लोप आ रही है उसके बराबर आएगा। पैरेलल है, पैरेलल के अंदर डेरिवेटिव सेम रहे, अपना सॉरी स्लोप सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू वही आएगी। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, हाँ है ना, राइट। अब अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से, दो पॉइंट यहां पे आ रहे हैं जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ है ना। अच्छा, अब अगर दोनों की हाइट सेम ले ली मैंने, रोल्स थ्योरम बना दिया इसको, राइट। अब कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे जो डेरिवेटिव होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके स्लोप के बराबर होगा, और इन दोनों की क्योंकि हाइट सेम है रोल्स थ्योरम में, तो स्लोप क्या होगी, जीरो। तो कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो रोल्स थ्योरम इसका एलएमवीटी का स्पेशल केस है। ये चीज क्लियर हुई, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है। तो इसको लिखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन let f of x is a continuous function in a comma b close bracket and differentiable in a comma b open bracket, then there exists
then there exists at least one point C, then there exists at least one point C that belongs to A comma B open bracket, such that this f dash C must be equal to, यहाँ पे f dash C must be equal to f of B minus f of A divided by B minus A. That is slope of the chord joining A and B. That is slope of the chord joining A and B. That is slope of the chord joining A and B. ठीक है, अब ये तीनों डायग्राम बना लो. ये वाला, हाँ, तो इसके अंदर इस लाइन ए एंड बी पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ये बन रही है, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा कर्व के ऊपर जहां पे जो स्लोप होगा वो इस लाइन के इक्वल होगा, इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, राइट. तो कम से कम एक पॉइंट आ रहा है जहां पे पैरेलल होंगी, कम से कम यहाँ पे तो एक से ज्यादा आ गया, और यहाँ पे कम से कम एक पॉइंट आ रहा है जहां पे ये कॉर्ड के बेसिकली पैरेलल होगा. नहीं, कंटिन्यूटी में कर रहे हैं. हाँ, डिफरेंशियबिलिटी में ओपन ब्रैकेट लगाया है, राइट, एंड सी जो हमने लिया है उसमें भी ओपन ब्रैकेट है. ठीक है, सोच, अगर इंक्लूड करके देख क्या हो जाएगा, वहां से बता. पहले लिख ले, एक बार पहले लिख ले सारा. फोर्थ पॉइंट, रेट चेंज. रेट चेंज, रेट चेंज, dy by dx हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ना. तो ये रेट चेंज की अभी बात आ रही है. ठीक है, an edge of a cube is decreasing at the rate of 10 centimeter per second. An edge of a cube is decreasing at the rate of 10 centimeter per second. How fast is the volume and surface area? How fast is the volume and surface area of the cube is decreasing when the edge is 20 centimeter. When the edge is 20 centimeter. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो, कि क्यूब है जो छोटा होता जा रहा है और उसके साइड के कम होने का रेट हमें दे रखा है क्या, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब जिस तरीके से वो छोटा होता जा रहा है तो उसका सरफेस एरिया भी छोटा हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी छोटा हो रहा है. तो किस रेट पे उसका सरफेस एरिया
एंड किस रेट पे उसका वॉल्यूम छोटा हो रहा है, बस कम हो रहा है, बस बात खत्म, ये निकालना है, राइट। तो इसके अंदर करने का तरीका क्या होता है, जिसका रेट चेंज हमें गिवन होता है और जिसका रेट चेंज हमें निकालना होता है, इनके बीच में आपस में रिलेशन डेवलप करना होता है, एंड दैट्स इट, उसका डेरिवेटिव कर दो। तो जैसे अगर मान लो हमारे पास क्यूब है, ठीक है, एंड इसकी साइड एक्स है जो चेंज हो रही है, राइट, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर दो, तो डीवी बाई डी टी क्या आ जाएगा, 3x² dx बाई dt, क्योंकि t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहा है, राइट। तो फाइनली dx बाई dt आएगा, राइट। अब देखो ये dx बाई dt क्या आ गया, x के चेंज करने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या है 10, लेकिन क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो 10 की जगह मैं क्या डालूंगा, -10, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, तो इधर आ गया -10। अब ये जो वॉल्यूम के चेंज करने का रेट है ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब उसका एग्जैक्टली उस पॉइंट पे साइड क्या है, एच की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये समझ में आ रहा है, अगर तो एच की वैल्यू के इंडिपेंडेंट होता तो इसके अंदर एक्स बचता ही ना। अब यहाँ पे एच की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमें रेट चेंज निकालना, उस टाइम पे अगर एच की वैल्यू हमें पता तो ही जाके हम फाइनल रेट चेंज निकाल सकते हैं। और कब निकालना, उसने क्या बोला, जब एच क्या है 20, तो इसके अंदर एक्स को क्या पुट करना है 20। अब क्या आ जाएगा ये 20 इंटू 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 1200 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि डीवी बाई dt वॉल्यूम बाय टाइम। अपना वो याद करो, तुम करते थे एलएमटी डायमेंशंस फिजिक्स में स्टार्टिंग में, एमएलटी, ये वही चीज है। डायमेंशन तुम्हें देखने, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या, राइट हैंड साइड की, उसके अकॉर्डिंगली यूनिट डालना है, बस बात करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ, ऐसे सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 6x², तो d ऑफ सरफेस एरिया बाय dt दैट वुड बी 12x dx बाय dt। तो 12 इंटू इधर कितना आ जाएगा 20 इंटू -10, तो कितना आ गया सेंटीमीटर माइनस, है ना, अच्छा इधर भी नेगेटिव आएगा, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना एरिया। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. राइट। ये नोट करो, लिखो अगला क्वेश्चन। A spherical ball of salt, a spherical ball of salt is dissolving in water, is dissolving in water in such a way that is dissolving in water in such a way that rate of decrease of volume, rate of decrease of volume at any moment, rate of decrease of volume at any moment is proportional to surface area. Is proportional to surface area. Prove that radius is changing at a constant rate. Prove that its radius is changing at a constant rate. Prove that its radius is changing at a constant rate. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो dv by dt है, राइट, जो dv by dt है that is proportional to surface area. surface area क्या होता है, अगर ये रेडियस r है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², और कैन आई से दैट dv by dt is equal to k into 4πr², हाँ है ना, ये होगा। अच्छा अब मेरे को किसका रिलेशन निकालना है, रेडियस के रेट चेंज का, राइट, और मेरे को किसका रेट चेंज दे रखा है, dv by dt वॉल्यूम का,
तो वॉल्यूम का और रेडियस का पहले रिलेशन निकालो, दैट इज वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर। तो यहां से मैंने डीवी बाई डी निकाला, क्या आ गया 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी। तो ये जो डीवी बाई डी टी की वैल्यू आई वो मैंने इधर पुट कर दी। अच्छा इसका क्यूब आएगा ना, 3 आएगा, 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी। हाँ अब ये वाली वैल्यू इधर पुट की तो क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी दैट इज इक्वल टू के टाइम्स 4 पाई। तो 4 पे आर स्क्वायर कटा तो डी आर बाय डी टी क्या आ गया के विच इज कांस्टेंट। तो हेंस अगर मेरा वॉल्यूम के चेंज करने का रेट अगर सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है तो यस जो उसका रेडियस का चेंज करने का रेट होगा वो क्या होगा कांस्टेंट। क्लियर हुआ, ये नोट करो। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. Yes, राइट sir. ये नोट करो। चले हाँ जी चले। A man 2 meter high a man 2 meter high walks at a uniform speed of walks at a uniform speed of walks at a uniform speed of 6 meter per minute 6 meter per minute away from a lamp post away from a lamp post which is 5 meter high which is 5 meter high. Find the rate at which the length of find the rate at which the length of his shadow increases. Find the rate at which the length of his shadow increases. देखो ये ऐसा ठीक है। तो ये लैंप है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, ये इंसान है 2 मीटर, ये उससे दूर जा रहा है। दूर जा रहा है मतलब ये इस तरफ जाने का रेट क्या है इसका 6 मीटर पर मिनट। अब देखो जब ये यहां पे होगा तो ये इसकी शेडो आएगी, ठीक है ना, इधर से ऐसे करके इसके इंसान की ये शेडो बनेगी। अब थोड़ी देर बाद अगर ये इधर चला गया तो ये इसकी शेडो बनेगी, हाँ या ना। तो शेडो की लेंथ बढ़ रही है, तो शेडो की लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है वो बताना अपने को। क्वेश्चन समझ में आया? अगर इंसान के इधर जाने का रेट हमें पता है तो उसके शेडो के चेंज करने की जो रेट होगा वो अपने को बताना है। तो मैंने ये लिया डायग्राम। एट एनी मूवमेंट
ये अगर 5 है, ये अगर 2 है, मान लो ये x है, ये y है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। अब छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर 2/x वुड बी इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर 5/x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 5x। तो 2x को उधर लेके जाओ तो 2y दैट इज इक्वल टू, इसमें कोई डाउट? विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कर दो तो आ जाएगा 2dy/dt इज इक्वल टू 3 टाइम्स dx/dt। अब मेरे को एक बात बताओ, जो शैडो की लेंथ होगी इस केस में वो क्या आएगी? राइट, ये है। तो शैडो की लेंथ क्या आएगी? जब ये चीज, ये पूरा का पूरा उसका बॉडी है ना, तो जब ये चीज इस पे पड़ेगी तो ये जो शैडो, ये ऐसे करके शैडो बनेगी ना, ऐसे रेज जाएंगी, तो ये शैडो की लेंथ होगी, हाँ या ना? तो शैडो की लेंथ क्या आ रही है? x। तो x के जो चेंज करने का रेट होगा वही शैडो के चेंज करने का रेट होगा, यानी कि dx/dt अपने को निकालना है, हाँ या ना? अब देखो, ये इंसान इधर जा रहा था, उसके जाने का रेट दे रखा है, तो जिस तरीके से ये y डिस्टेंस बढ़ रहा है उसी उतने रेट पे इंसान इधर जाएगा। तो इंसान की स्पीड क्या हो जाएगी? लेंथ पोस्ट से जो डिस्टेंस है उसके बढ़ने का रेट, यानी कि dy/dt। तो इन ए वे मेरे को dy/dt दे रखा है और dx/dt पूछा जा रहा है, और dy/dt क्या दे रखा है? तो 6 इधर पुट कर दो, तो 2 into 6 दैट इज 3 into dx/dt, ये कटा, तो 4 मीटर पर मिनट दैट इज योर dx/dt, यानी कि शैडो के चेंज करने का रेट है हमारा 4 मिनट पर मिनट, 4 मीटर पर मिनट। क्लियर हुआ? जो रिलेशन हमें दिया है, जो शैडो की लेंथ है उनके अंदर पहले रिलेशन डेवलप करेंगे, रिलेशन डेवलप करके अगेन डेरिवेटिव। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ठीक है, गुड।